हेलो स्टूडेंट्स। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होता है और देयर इज़ अ टॉर्क अप्लाइड एंड दैट टॉर्क इज़ गिवन बाय पी साइन थीटा। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में एक नई फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है और इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं देखते हैं। सपोज दैट देयर इज़ अ सरफेस, कोई सरफेस है किसी भी शेप का, रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, व्हाटएवर। और अच्छा, बिफोर गोइंग टू दिस, इससे पहले एक चीज़ हम लोग और जान लेते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वी नो दैट किसी भी सरफेस का एरिया होता है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, स्क्वायर का एरिया होता है, सर्किल का एरिया होता है। तो किसी भी सरफेस का एरिया, तो एरिया जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास अपनी डायरेक्शन भी होती है। जो एरिया उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन हमेशा, जैसे इस बोर्ड का जो एरिया है इस सरफेस का एरिया, फ्रंट सरफेस जो हमें दिख रहा है, इसका तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, दैट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल। इस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन को, लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस सरफेस के नॉर्मल के अलाउंग होती है। ठीक है, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जैसे अगर किसी सरफेस का एरिया ए है उसका मैग्नीट्यूड, और उसके अलोंग जो नॉर्मल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मीन्स अ वेक्टर हुज डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो कोई जैसे यही सरफेस है, इसका एरिया सपोज दैट एस है, और इसके अलोंग इसके नॉ परपेंडिकुलर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज एन कैप। एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसकी डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। तो इस एरिया वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस इंटू एन कैप। एस इज द मैग्नीट्यूड एंड एन कैप इज इट्स डायरेक्शन विच इज अलोंग द नॉर्मल। ठीक, तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सपोज दिस इज अ सरफेस whose area is S and its the unit vector along its normal it's n कैप। अच्छा, अब सपोज दैट कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट थिंग यूनिफॉर्म है, सेकंड थिंग इस सरफेस के परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, परपेंडिकुलरली पास कर रही है, दैट मीन्स अलोंग द नॉर्मल। इस सरफेस का जो नॉर्मल है उसके अलोंग मान ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम लोग जिस लाइन से, इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सो किसी सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन ऐसे करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस परपेंडिकुलरली टू द गिवन सरफेस। उस सरफेस से कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं सरफेस के, उन्हीं नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू दैट सरफेस। उस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो अच्छा, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग बात करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो अब हम लोग या तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस काउंट करें और बता दें परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं। तो उसका एक दूसरा तरीका है, इजी तरीका, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जाहिर सी बात है इक्वल पॉइंट से, इक्वल डिस्टेंस से इक्वल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेंगी। तो अब ये हम लोगों ने केस लिया है जिसमें परपेंडिकुलरली फील्ड पास कर रही है एंड फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस। ठीक है, तो इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करेंगे।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। एस से डिनोट कर रहे हैं एरिया को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में जिसमें परपेंडिकुलरली पास कर रही है और फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स को मेजर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। सो ये हो गया। अच्छा, अगर सपोज दैट हमारी फील्ड यूनिफॉर्म तो है लेकिन दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, दिस वन इज नॉर्मल वेक्टर, एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली ना होके सपोज दैट किसी एंगल थीटा पे है, और ये एंगल थीटा हम लोग लेंगे नॉर्मल से, सरफेस से भी ले सकते हैं, प्लेन से भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सरफेस से नहीं ले करके, प्लेन से ना ले करके हम लोगों ने नॉर्मल से थीटा लिया है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस एंगल इज विद द नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ एंगल है, नॉर्मल से एंगल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें परपेंडिकुलर फील्ड चाहिए। तो परपेंडिकुलर फील्ड, कौन सा फील्ड का कंपोनेंट नॉर्मल के लॉन्ग जाएगा, जिससे एंगल बनता है उसके लॉन्ग कॉस होता है। तो परपेंडिकुलरली जो फील्ड पास कर रही होगी, इसका जो कंपोनेंट पास कर रहा होगा, दैट इज ई कॉस थीटा। तो अब इन दिस केस, अब सेम इसी कंसेप्ट से, इसी फॉर्मूले से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इस केस में ई कॉस थीटा इंटू जो भी इसका एरिया है, एस माने हैं तो एस, दिस कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट एज ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। तो ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस इज द एरिया। और थीटा जो है, अच्छा ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एस भी वेक्टर क्वांटिटी है। एस की डायरेक्शन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है, तो जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर एस। वेक्टर ई और वेक्टर एस के बीच का एंगल थीटा है। तो जब भी ऐसा केस होता है, दो प्रोडक्ट ऐसे लिखा है और कॉस थीटा हो, तो हम लोग उसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिख देते हैं, ई या स्केलर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, तो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट जो एसआई यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम विल बी इट्स एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई, और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब जब स्केलर क्वांटिटी है तो हम जो फ्लक्स जो होगा मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव, ये डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर कि हम कब पॉजिटिव ले रहे हैं, किसको पॉजिटिव ले रहे हैं, किसको निगेटिव ले रहे हैं। हो सकता हो जो फील्ड इंटर कर रही हो किसी सरफेस में तो उसको पॉजिटिव ले ले, फील्ड किसी कोई मतलब वही सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उससे निकल रही हो तो उसको निगेटिव ले लें। तो डिपेंड करता है, तो फील्ड में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। चलो, तो अभी तो हम लोगों ने जो सरफेस लिया है वो सिंगल सरफेस लिया है, ये कोई क्लोज सरफेस नहीं है, जस्ट लाइक बोर्ड, ये एक सिंगल सरफेस है। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट नहीं होगा, ये सिंपली एक क्वांटिटी है ई एस कॉस थीटा। ठीक है, दैट इज वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं, ये तो यूनिफॉर्म फील्ड का कंसेप्ट हो गया। अब सपोज दैट द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, फील्ड अगर नॉट यूनिफॉर्म नहीं होगी तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज दिस इज द केस एंड कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी विच इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इसको इससे लिंक, इस फ्लक्स से लिंक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज करेंगे देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट एरिया, एक छोटा सा इसका सरफेस ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और मान ले रहे हैं कि इस सरफेस का जो एरिया है या एरिया वेक्टर है वो S1 वेक्टर S1 है। ठीक है, इस पूरे सरफेस को हमने छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे सरफेसेस में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक एलिमेंट उसी तरह का हमने माना जिसका एरिया है, एरिया वेक्टर है वेक्टर S1,
और सपोज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस से लिंक्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, इस सरफेस से जो फील्ड पास कर रही है वो E1 है, और इस S1 से θ1 एंगल पे, वेक्टर E1 है θ1 एंगल पे। तो इस स्मॉल एलिमेंट से लिंक जो फ्लक्स होगा, पूरे सरफेस से नहीं, सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट से, वो हो जाएगा E1 S1 cos थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E1 डॉट S1। तो ये फाई होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के छोटे छोटे, जो भी छोटे छोटे एलिमेंट से लिंक फ्लक्स होगा, स्मॉल फ्लक्स, इन सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे पूरे थ्रू आउट द सरफेस के लिए, तो हमें पूरे सरफेस से लिंक फ्लक्स मिल जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल अलजेब्रिक सम होगा। तो नेट फ्लक्स जो आएगा हमारा, इस तरह से छोटे छोटे जो फ्लक्स होंगे लिंक टू स्मॉल एलिमेंट्स, उन सबका सम, अलजेब्रिक सम एंड सो ऑन। सपोज दैट n एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, n एलिमेंट, तो फाई n तक जाएंगे। तो हम इसी सेम चीज़ को हम लिख सकते हैं समेशन के टर्म में। सपोज i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये हो जाएगा हमारा EI डॉट SI। इसका मतलब होगा पहले हम i की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर i की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर i की वैल्यू 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन, प्लस करते हुए, प्लस साइन लगाते हुए, और n तक जाएंगे। तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक टू अ गिवन सरफेस, और जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म थी। अच्छा, मान ले रहे हैं कि हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है छोटे स्मॉल एलिमेंट्स का, वो कंटिन्यूअस किया, और बहुत स्मॉल एलिमेंट DS ले लिया है, बहुत स्मॉल। और तो उस केस में अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और n की वैल्यू इन्फिनिटी है, एंड n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और जो ds है दैट इज अप्रोचेस टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बट अप्रोचेस टू जीरो। सो उस केस में हम जो फ्लक्स फाइंड करेंगे वो फ्लक्स हमारा हो जाएगा, इन दिस केस फ्लक्स विल बी, इंटीग्रेट कर देंगे EDS को इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरह के जो छोटे छोटे एलिमेंट जो होंगे हमारे, वो हम इंटीग्रेट कर देंगे। E में भी या फंक्शन, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो E डॉट DS, इसको चाहें तो E1 भी लिख दें, या E ही रहने देंगे, E डॉट DS। तो और ये जो इंटीग्रेशन हुआ है थ्रू आउट द सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सॉरी, सरफेस इंटीग्रल, इसको सरफेस इंटीग्रल बोलेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिस परपेंडिकुलरली टू अ गिवन सरफेस। फिर कैलकुलेट किया E डॉट परपेंडिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अगर थीटा एंगल पे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे है, मतलब सरफेस के नॉर्मल से थीटा एंगल पे है, तो ES cos थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स का हम लोग फ्लक्स निकाला और टोटल फ्लक्स को ऐड कर दिया। वही अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन और समेशन दो मेथड होते हैं सम करने के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग बात आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि विच इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो ये डेफिनेशन हो गई, एक फार्मूला हो गया ES cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का कुछ क्लोज सरफेस से लिंक, जैसे फॉर एग्जांपल रूम हो गया, कोई बॉक्स हो गया, कोई क्यूब हो गया, कोई किसी भी शेप का कोई क्लोज सरफेस है, तो उस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए गॉस ने अपना एक लॉ दिया, तो दैट इज नोन एज गॉसेस लॉ, गॉस का लॉ। तो गॉस का जो लॉ है, क्या है गॉस का लॉ? बहुत सिंपल है कि कोई क्लोज सरफेस ले लिया, फॉर एग्जांपल रूम, जैसे ये रूम है, या कोई क्यूबाइड, एनी शेप, किसी भी शेप का, किसी भी रेगुलर इरेगुलर किसी भी शेप का, और इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज Q है, और एक चार्ज कैपिटल Q हम बाहर भी मान ले रहे हैं, आउटसाइड दिस सरफेस, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू गॉस, अच्छा अब हम लोग इससे फ्लक्स जब निकालना रहेगा तो छोटे छोटे सरफेस को डिवाइड करेंगे, सबसे लेंथ अलग एरिया इनटू वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अलग अलग पॉइंट पे कि चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो डिस्टेंसेस भी हमें मालूम होना चाहिए, और फिर उसके बाद वो सारे फ्लक्स आएगा तो सबका हम सम कर सकते हैं। लेकिन ये दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई यूनिफॉर्म शेप है, स्फेयर है, स्फेयर है, क्यूब है, क्यूबाइड है, तब तो कुछ इजी रहेगा, लेकिन इस तरह के इरेगुलर शेप में वो दैट इज़ नॉट वेरी इजी। तो उसी के लिए गॉस ने अपना लॉ दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface. 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface. इस closed surface से linked electric flux equal होगा 1 by epsilon naught times इस चार्ज के जो इस सरफेस के अंदर है, जो विच इज इनक्लोज बाय द सरफेस। हम वो चार्ज लेंगे जो इस सरफेस के अंदर है, इस सरफेस ने जिसको इनक्लोज किया हुआ है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला आया गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चार्ज और क्यू था, मान लो इसके बहुत ये नियर टू सरफेस है, तब भी हम इस क्यू को यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो चार्ज होता है विच शुड बी इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर होना चाहिए, उस क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो दिस इज नोन एज गॉस लॉ, इसको गॉस लॉ कहते हैं। तो अब हमारे पास फ्लक्स कैलकुलेट करने का दो मेथड है, एक बाय डेफिनेशन, एक गॉस लॉ। अब मान लेते हैं सपोज दैट किसी क्लोज सरफेस में कोई डाइपोल रखा है, प्लस क्यू माइनस क्यू डाइपोल है। तो अब डाइपोल है तो डाइपोल हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होता है। तो नेट चार्ज इस सरफेस के अंदर, नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज 0 हो जाएगा। जब नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑब्वियसली फ्लक्स विल बी 0। तो डाइपोल अगर किसी क्लोज सरफेस में रखा है तो नेट फ्लक्स विल बी 0। इसी तरह से अगर मान लो कि +4 कूलाम्ब है, +3 कूलाम्ब है और -7 कूलाम्ब है, देन आल्सो नेट चार्ज विल बी 0, तब भी फ्लक्स 0 होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि नेट चार्ज कितना उस सरफेस के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ये तो एक चीज़ हो गई। एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताता हूँ, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज देयर इज़ अ क्यूब और क्यूबाइड, कोई क्यूब है या क्यूबाइड, क्यूब ले लेते हैं, एक क्यूब है। देयर इज अ क्यूब ऑफ साइड ए, सबकी साइड जो है ए है, लेंथ जो है सारे ईच साइड की वो ए है, और इसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा है। क्वेश्चन होता है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स लिंक्ड टू दिस क्यूब, इस क्यूब से लिंक फ्लक्स क्या होगा? तो गॉस लॉ से बहुत आसानी से बताएंगे, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यूब। ये तो बहुत हो गया इजी। लेकिन इस क्यूब में देयर आर टोटल 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल 6 फेसेस हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि एक फेस से लिंक कितना फ्लक्स होगा, तो यही बात आज समझ में आती है कि वो जो पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था वो सिंगल सरफेस था, और ये जो केसेस हैं गॉस के लिए क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस और सिंगल सरफेस में क्या डिफरेंस है? तो एक सरफेस से लिंक जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? टोटल फ्लक्स जो है वो ये है, पाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस जो हैं, फेसेस जो हैं वो 6 हैं। तो एक फेस से लिंक फ्लक्स जो हो जाएगा, ऑब्वियसली सिंगल फेस से लिंक जो फ्लक्स हो जाएगा, सपोज 5F, तो वो 5/6 हो जाएगा। दैट मीन्स 1/ε0 इंटू Q/6, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गॉस लॉ, ये दोनों हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। इसी के साथ हम लोग ज़रा गॉस लॉ का प्रूफ भी देख लेते हैं। या हम दूसरे वर्ड में कहें कि गॉस लॉ बाय कूलाम्ब्स लॉ। गॉस लॉ को कूलाम्ब्स लॉ से कैसे डिराइव करेंगे?
या प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ बाय कूलम्ब्स लॉ। तो वी आर गोइंग टू प्रूव गॉस लॉ। गॉस लॉ को प्रूव करते हैं हम। इसके लिए हम सपोज करते हैं देयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यूब एंड अराउंड दिस चार्ज वी हैव टेकन अ स्फीयर। इसके चारों तरफ एक स्फीयर ले लिया, मतलब मान के चल रहे कि ये जो चार्ज है किसी स्फीयर के अंदर है और स्फीयर के सेंटर पे है। स्फीयर के सेंटर पे है, सेंटर पॉइंट ओ, मान लो पॉइंट ओ है सेंटर, और इस पॉइंट ओ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। और सपोज कर लेते हैं द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज स्मॉल आर। अच्छा, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज एट दिस पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस चार्ज, वो उस लाइन के अलॉन्ग होगी जो इस चार्ज को उस पॉइंट को ज्वाइन करे, मीन्स दिस लाइन अलॉन्ग दिस लाइन, दैट मीन्स अलॉन्ग रेडियस के अलॉन्ग होगी। तो इस चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज, अगर सपोज ई मान ले रहे हैं तो ई की वैल्यू इस रेडियस के अलॉन्ग होगी। तो ई इज इक्वल, अच्छा ई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, तो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस वी नो वेरी वेल। अच्छा, ये जो यहाँ पे एक छोटा एरिया ले लेते हैं, एक छोटा सा एरिया हमने यहाँ ले लिया, तो इस ये जो एरिया हमने लिया है, इस ये मान ले रहे हैं कि ये एरिया हमारा, ये एरिया जो है वो ds1 है, ds1 वेक्टर ds1, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली ds1 जो होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, इस सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल मीन्स अलोंग द रेडियस के अलोंग होगा। तो अब जब फ्लक्स इस सरफेस से लिंक्ड अगर हम कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के बेसिस पे फ्लक्स कैलकुलेट करें इस स्मॉल एलिमेंट से लिंक्ड, तो हो जाएगा E इंटू वेक्टर ds1, तो वेक्टर E इंटू डॉट वेक्टर ds1। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियस के अलॉन्ग है और वेक्टर ds1 भी रेडियस के अलॉन्ग है। इट मीन्स वेक्टर E और वेक्टर ds1 बोथ आर पैरेलल, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो इन दिस केस हमारा जब हम ये लिखेंगे वेक्टर E इंटू ds1 cos 0, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा E ds, ये फाई 1 है, फाई 1 ले लेते हैं या डी फाई ले लेते हैं, डी फाई स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल फ्लक्स, ठीक है। तो E ds1, तो अब नाउ वी वांट टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू आउट दिस स्फीयर, पूरे स्फीयर से फ्लक्स कितना होगा, तो दैट इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई, और इंटीग्रल डी फाई के लिए हम E ds1 पुट कर दें, ठीक है, इंटीग्रल ds1 पुट कर दें। अब E की वैल्यू हम E विच इज़ यूनिफॉर्म, इस केस में E जो है थ्रू आउट दिस सरफेस, मैग्नीट्यूड, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, इसलिए चूंकि यूनिफॉर्म है इसको हम इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। तो दिस बिकम E इज इक्वल E इंटीग्रल ds1, और E की वैल्यू पुट कर दिया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, लगे हाथ इंटीग्रल ds1, मतलब इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स का पूरा सम, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा, और सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारा जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो 4π कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। दिस इज गॉस लॉ, यही गॉस लॉ है। तो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड गॉस लॉ, ठीक है। तो हम लोगों ने गॉस लॉ का प्रूफ भी देख लिया, या हम दूसरे वर्ड में कहेंगे गॉस लॉ को कूलम्ब्स लॉ से कैसे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे आई थी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गॉस लॉ बाई कूलम्ब्स लॉ। तो
आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे। बेसिकली 3 एप्लीकेशंस हैं यहाँ हमारे गॉस लॉ के सिलेबस में एट प्रेजेंट सिर्फ 2 है, बाकी एक जो है वो इस साल नहीं है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।